प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं आपके सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पर, जिसका आज है लेक्चर नंबर 3। और बच्चों यदि आपको याद हो कि जो आपके प्रीवियस 2 लेक्चर हैं उनमें मैंने आपको आपकी जो इस चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसके ऊपर चर्चा की है और उसके हमने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए थे। तो आइए बच्चों उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ले रहे हैं हम, आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आराम से बच्चों समझना है क्योंकि आगे की जो जितनी भी जानकारी है उसका बेसिक ही है। और बच्चों आपको मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है आपका सेकेंड चैप्टर, वो आपकी मैथ का बेस है, यानी आगे की जो भी मैथ अब आपको पढ़नी है उसका बेस ये है, क्योंकि इसमें हम वो सारी जानकारी पढ़ेंगे, अलग अलग छोटी से छोटी बात। हो सकता है कोई बुक में है या नहीं, वो टॉपिक से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। फिलहाल आपका उद्देश्य ये है कि जितना आपको फिलहाल करवाया जा रहा है उस चीज़ के बारे में एक एक बेसिक जानकारी आपके पास होनी बच्चों जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है P मेरे पास कोई सेट है, P मेरे पास कोई सेट है 1,2, देन फाइंड P क्रॉस P। कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है लेकिन 3 बार। अब बच्चों सबसे पहले एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। उनके ऑर्डर पेयर से बनने वाला सेट होता है, जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ बच्चों P क्रॉस P। तो इसको लिखूँगा 1,2 क्रॉस 1,2, सेट लिख दिया। और आपको याद रखना है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर को लिखा जाता है, नहीं कि उनका मल्टीप्लाई मत कर देना। जैसे 1 का 1 के साथ कर दिया, 1 का 2 के साथ, वो नहीं करना है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई का मतलब है 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, ठीक है। फिर 1 का 2 के साथ बना दो, फिर 2 का 1 के साथ बना दो, और फिर 2 का 2 के साथ बना दो, और ये बच्चों आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। P क्रॉस P समझ आ गया होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम अब ये आ गई कि हमें यहाँ पे ही नहीं रहना, हमें इसका ट्रिपल प्रोडक्ट करना है। तो इसको लिख दो वैसे ही 1,2 क्रॉस 1,1 1,2 2,1 एंड 2,2, ठीक है। तो पहले 1 का इसके साथ करूँगा तो बच्चों ये अब क्या ऑर्डर पेयर बनेगा, 1,1,1, कुछ ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। अब 1 का इसके साथ करूँगा तो आ जाएगा 1,1,2, फिर इसका इसके साथ करूँगा तो आ जाएगा 1,2,1, फिर 1 का इसके साथ करूँगा तो आ जाएगा 1,2,2, ठीक है। फिर बच्चों 2 का 1,1 के साथ करूँगा तो आ जाएगा 2,1,1, फिर 2 का 1,2 के साथ करूँगा तो आ जाएगा 2,1,2, फिर 2 का 2,1 के साथ करूँगा तो आ जाएगा 2,2,1, फिर 2 का इसके साथ करूँगा तो आ जाएगा 2,2,2। क्लियर है हुई बात, समझ आई या नहीं, ठीक है। अब हो एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा भी, कोई बच्चा ये ऐसा मत कर देना, ठीक है। ये 1 का 1 के साथ कर रहे हो, सॉरी इसके साथ कर रहे हो, तो कोई इसको ऐसा लिख दे। तो बच्चों जो ऑर्डर पेयर है, या जिसे मैंने जो एन टपल बताए थे आपको एग्जाम्पल, वो उसके अंदर कुछ ऐसा कभी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इसको ऐसा नहीं लिखना आपको, ठीक है, इसलिए बताया भाई। इसको मल्टीप्लाई करना मतलब ऑर्डर पेयर यानी ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ऑर्डर सेट जिसे आप कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है, ऐसा ही। यदि कोई बच्चा इसको ऐसे लिखता है मल्टीप्लाई को, भी 1 का 1,1 के साथ मल्टीप्लाई यदि कोई ऐसे लिख देता है तो वो गलत होगा, ठीक है, याद रहेगी। तो ये देखिए, तो इसको इस तरीके से लिखना है, तो बच्चों वो गलत है। बाकी आप सब समझ सकते हो इस चीज़ को, सिंपल सी बात है कि आपको सिर्फ क्या करना, इस फॉर्म में लिखना है, कर सकते हो, कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। हाँ लेकिन बच्चों अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि R रियल नंबर का सेट हो, यदि R रियल नंबर का सेट हो, देन R क्रॉस R और R क्रॉस R, इसको बेटा R स्क्वायर भी बोला जा सकता है, इसको R क्यूब भी बोला जा सकता है, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या दर्शाएगा, क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे मेरा कि R स्क्वायर का मतलब है R क्रॉस R और R क्यूब का मतलब है R क्रॉस R, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बता सकते हैं क्या कोई भाई, ये जो दोनों चीजें हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे बच्चों आंसर ये होगा
ये आपके 2D ज्योमेट्री को और ये 3D ज्योमेट्री के प्रत्येक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आर क्रॉस आर आपकी 2D जो ज्योमेट्री है उसके जितने भी पॉइंट है उनको रिप्रेजेंट करता है, और आर क्रॉस आर आपकी जो 3D ज्योमेट्री होगी उनके जितने भी पॉइंट हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। 3D ज्योमेट्री जानते हो जिसमें 3 अक्षें आती हो, एक्स एक्स, वाई एक्स, जेड एक्स, ठीक है। और 2D यानी जिसके अंदर 2 अक्षों केवल एक्स और वाई। तो इस तरीके से आपको बच्चों आंसर याद रखना है, ठीक है। तो जो आइए इसके बुक के कुछ और क्वेश्चन है जो सिंपल हैं वो मैं आपको करवाता हूँ। यदि किसी को आते हैं बहुत अच्छी बात है, यदि किसी का डाउट है तो वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और वो क्लियर होने के बाद हम फिर आगे की चर्चा पे आएंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं जो इससे रिलेटेड है, जिससे टॉपिक आपके बच्चों अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। वैसे तो कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि सिंपल से टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक सेट है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ऑर्डर पेयर का सेट है x/3 + 1, एक है x/3 + 1, कोमा y-2/3, एक तो ये दिया है, इक्वल है 5/3, 1/3 की। दो ऑर्डर पेयर है बेटा हमारे पास जो हमें इक्वल दिए गए हैं, और आपको ये दे दिया है कि कुछ ये कंडीशन है, तब हमें क्या करना है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी इस केस में आपको x और y की वैल्यू पता करनी है। तो आप सब जानते हो यदि दो ऑर्डर पेयर इक्वल हो तो उनका उसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा और उनके सेकंड एलिमेंट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आइए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो x/3 + 1 इक्वल टू बेटा क्या आएगा, x/3 इक्वल टू आएगा 5/3 - 1, तो आ जाएगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो बच्चों क्या आ गया 2। इतनी तो कैलकुलेशन जानते हो, स्पीडली कर सकते हैं। सेकंड केस यदि y - 2/3 इक्वल टू 1/3, इसको इधर लाऊंगा तो हो जाएगा 1/3 + 2/3, y इक्वल टू 3/3, यानी y की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 1। ये लीजिए सोल्व हो गया। कोई डाउट है, इस तरीके का क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब बच्चों एक क्वेश्चन है कि आपको बताया था कि यदि a में m अवयव हों, b में n अवयव हों, तो a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे, m क्रॉस n अवयव यानी एलिमेंट। a में दिया m एलिमेंट है और b में n एलिमेंट है। तो ऐसे ये क्वेश्चन है कि कोई सेट a है जिसमें एलिमेंट के नंबर कितने हैं 3, b है उसमें भी एलिमेंट का नंबर कितना है 3, देन a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, तो आपका जवाब हो जाना चाहिए 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 9, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन है जिसमें देखो मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर कुछ बात है जो आपको समझनी जरूरी है। बाकी बच्चों देखो जो एक्सरसाइज आपकी 2.1 है उसके क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आप कर सकते हो। यदि आपको कोई डाउट आता है आप पूछिए, लेकिन जितना ज़्यादा आप इन क्वेश्चन पे बेटा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपका मजबूत हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि भी सब मैं करवाने को सारे के सारे क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ बोर्ड पे, आप सिर्फ देखोगे, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना उन क्वेश्चन की, कभी वो ये नहीं होगा। क्योंकि बच्चों की जो हमने देखा है वो एक टाइम लिमिट होती है, तभी तक याद रहता है, ठीक है। भी कोई चीज़ है जो हमारी सिर्फ देखी हुई है, उसकी जैसे कोई बात है, कोई चीज़ है जो हमने देखा है, उसकी एक लिमिट है टाइम की, हाँ भाई वो उतने टाइम तक ही याद रहता है। लेकिन यदि हम उसको डेली रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं तो वो अपने आप सेट हो जाता है हाथ पे, फिर उसको याद रखने की जरूरत नहीं। तो डेली प्रैक्टिस जरूरी है इन क्वेश्चन की, ठीक है। इसलिए आपके लिए क्वेश्चन बच्चों एक 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपकी बुक का, कि हमें देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया बेटा उसके अंदर क्या खासियत थी, उसके अंदर ये खासियत थी, ये क्वालिटी थी कि मैं क्या कर रहा था कि ए और बी दो सेट दिए गए थे, मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना था। अब रिवर्स आ गया, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है और ए और बी मुझे पता करना है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो लिख रहा हूँ एक बार, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ये बच्चों कुछ है लिखे सही एलिमेंट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसमें, मुझे ए और बी क्या होगा वो बताना है, ठीक है। ए और बी क्या होगा वो बताना है,
कैपिटल ए। तो बेटा देखो डेफिनेशन याद करो, ये दोनों बातें आपके समझ आ जाएंगी। डेफिनेशन भाई मैंने क्या बताई थी डेफिनेशन कि दो सेट हो ए और बी, उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है आपका ए क्रॉस बी, वो एक ऑर्डर पेयर का सेट बनेगा जहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट ए के और सेकंड एलिमेंट बी के होंगे, यही कहा था। यानी यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे जो भी एलिमेंट हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर है उनके अंदर, वो सब के सब ए के होंगे, और जो सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट है वो सब के सब किसके होंगे, बी के होंगे। बस क्वेश्चन सॉल्व है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या क्या एलिमेंट आ रहा है, ए आ रहा है, लेकिन एक बार ही लिखूंगा, दो बार नहीं लिख सकता सेट के अंदर। बी और फिर बी, तो सेट क्लोज कर दो। दो नंबर पे क्या आ रहा है, दिखाई दे गया होगा एक्स वाई, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। कोई डाउट है बच्चों? तो इस तरीके से बच्चों अब आपका काम क्या होगा कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ, इसके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी बच्चों मेरे हिसाब से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए जो आपके डाउटफुल हो। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर मैं बताना चाहूँगा आपको कि यदि ए क्रॉस ए कुछ ऐसा हो, यानी ये सारे अवयव हैं, मैं सेट नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ ये लिख रहा हूँ कि यदि 0,1 बिलोंग ए क्रॉस ए, 1,-1 बिलोंग ए क्रॉस ए, -1,0 बिलोंग ए क्रॉस ए, देन ए क्या हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है, करवा मेरे रहा हूँ। सोचिए एक बार कि यदि कुछ ऐसा मैं लिखना चाहूँ कि भाई मैं 0,1 को ए क्रॉस ए में ले रहा हूँ, 1,-1 को भी ए क्रॉस ए में ले रहा हूँ, -1,0 को भी ए क्रॉस ए में ले रहा हूँ, तो ए क्या हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज़्यादा नहीं, कि ये देखो पहले भी ए है बाद में भी है। मतलब क्या हो गया कि पहले भी जितने एलिमेंट है वो सबके सब ए के हैं, बाद में भी जितने एलिमेंट है वो सबके सब ए के हैं। बात समझ आई? पहले जितने भी एलिमेंट है वो सबके सब ए के हैं, बाद में भी जितने एलिमेंट है वो सबके सब ए के हैं। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा, पहले एलिमेंट है 0, 1, -1, तो 0, 1, -1, बाद में 1, -1, 0, तो बात एक ही है। तो ए बच्चों कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, कई बार इनका कंप्लीट कार्टेशियन देकर फिर एलिमेंट पूछा जाए, कई बार ऐसा भी हो सकता है कुछ अवयव देकर आपको ये पूछ लिया जाए कि ए क्या होगा, तो इस तरीके से बताया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल सा एक टॉपिक था जो आपके लिए समझना जरूरी था। तो अब जो बातें आती है वो देखिए, जो अब बच्चों आपकी जो रियल मैथ है, रियल मैथ का मतलब ये नहीं कि ये मैथ नहीं है, हाँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपकी आगे की मैथ को लेकर चलेगा और आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, वो हम स्टार्ट करते हैं। और ये है रिलेशन, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, संबंध। रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। सबसे बड़ा आपको याद रखना होगा कि रिलेशन हमेशा हम दो सेट के बीच लेते हैं। रिलेशन हमेशा किसके बीच लिया जाता है, दो सेट के बीच। यदि मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट बी है, और उनके बीच का रिलेशन ए आर हो, भाई रिलेशन का जो फर्स्ट वर्ड आर होता है, तो इसलिए मैं इसको आर यूज करके क्या लिख सकता हूँ, ए आर बी। यहाँ पे बच्चों एक कन्फ्यूजन मत कर देना। यदि आपको याद हो, मैं जहाँ रियल नंबर का जिक्र हो रहा था मैं वहाँ पे आर लिख रहा हूँ, रिलेशन के भी जगह आर लिखा जाता है। वो अब लैंग्वेज को पढ़ के थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे रियल नंबर मत समझ लेना, ठीक है। ये यहाँ पे रिलेशन के तौर पे यूज हुआ है कि दो सेट के बीच में यदि लगेगा तो रिलेशन है, दो एलिमेंट के बीच में लगेगा। यानी इसको ऐसे लिखा जाएगा, यदि मान लो ए का कोई एलिमेंट है ए और बी का एलिमेंट है कोई बी, तो उनके बीच का रिलेशन ए आर बी, ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो, रिलेशन वर्ड को समझने के लिए मैं एक दो बातें जो आपको बोल रहा हूँ उनको सोचो। देखो, एक जस्ट इमेजिन, सिर्फ सोचो भी आपकी जो क्लास में जिसमें आप पढ़ रहे हो, भाई उसमें स्टूडेंट तो बहुत सारे होते हैं मान लो, लेकिन आपके जो फ्रेंड है क्या वो सारे के सारे होते हैं, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड तो वैसे सारे ही होते हैं, बेस्ट फ्रेंड जो हैं क्या वो सारे के सारे होते हैं। जैसे मान लो आपकी क्लास में यदि टोटल 50 स्टूडेंट है, यदि आपकी क्लास में बच्चों टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट हैं, तो आपको छोड़कर टोटल कितने हो गए, 49। क्या 49 के 49 आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे क्या?
शायद जनरली देखने में तो आता है, ऐसा तो नहीं होता। भाई क्लास में कोई ना कोई ऐसा होगा जो सबसे ज़्यादा क्लोज होगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जो शायद बातचीत ही ना हो, पॉसिबिलिटीज है या नहीं है, ठीक है। तो रिलेशन बेटा देखो क्या होता है कि दो सेट के बीच तो होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी एलिमेंट का हो। मेरे कहने का अर्थ ये था, ये जो मैंने आपको बात बोली है उसका अर्थ ये नहीं कि भाई आपको फ्रेंड बनानी है या नहीं बनानी है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि भाई जो एक सेट के एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन है, वो ये जरूरी तो नहीं है ना कि सभी का रिलेशन सभी के साथ हो, ये तो जरूरी नहीं है, या जरूरी है। तो बस ये बात समझानी थी कि जब हम दो सेट के बीच रिलेशन लेंगे तो वो जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग लेना है, ये नहीं कि सभी का रिलेशन बना दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ ले रहा हूँ कि ए मैंने कोई सेट लिया 1 2 3, बी सेट ले लिया 2 3 5 सॉरी 6 ले लूँ, तो मैं रिलेशन बोल दूँ कि ए के एलिमेंट बी के उन एलिमेंट के साथ रिलेशन में जो उनके दुगने हैं, यानी ट्वाइस हैं। मैंने क्या बोला बच्चों, ध्यान से सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ कि ए का रिलेशन बी के साथ मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ कि जो बी के एलिमेंट है वो ए के एलिमेंट के दुगने यानी ट्वाइस है। बात समझ आई? तो अब आप देखो एक का ट्वाइस कितना होगा, एक का दुगना 2, यानी एक का रिलेशन किसके साथ बनेगा, सिर्फ 2 के साथ बनेगा। एक का रिलेशन 3 और 6 के साथ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो मैंने रिलेशन लिया है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। भाई रिलेशन बच्चों क्या एक ही होते हैं क्या? रिलेशन तो अलग अलग तरीके से होते हैं। आप अपनी फैमिली में देख सकते हो कि पापा माँ भाई बहन चाचा चाची, यानी अलग अलग तरीके के रिलेशन बनते हैं, रिलेशन एक तो नहीं होता। अब बात कि वही रिलेशन सभी के साथ तो नहीं हो सकता, किसी के साथ कोई रिलेशन है किसी के साथ कोई रिलेशन है, यानी हमारा सभी के साथ एक अलग अलग रिलेशन होता है। तो वही ये कह रहा है कि भाई ये जो रिलेशन हमें डिफाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग हमें एलिमेंट चुननी है। बस ये यदि आप समझ जाते हो तो फिर मान लीजिए इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा। रटना नहीं है बच्चों, समझना है ये बोल क्या रहे। इसने ये बोला है कि ए का बी के साथ जो रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि जो बी के एलिमेंट है वो ए के एलिमेंट के दुगने यानी ट्वाइस है, दुगना। तो बी का कौन सा एलिमेंट यानी जो 2 है वो किसका ट्वाइस है, किसका दुगना है, 1 का। तो मतलब 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, 2 के साथ। 3 किसी का ट्वाइस होता है क्या, यहाँ पे नहीं होता। तो 3 का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं होगा, यानी 3 को कोई मतलब ही नहीं है इस रिलेशन से, 3 अपना खुद में मस्त है। 6 है, 6 किसका ट्वाइस होता है, 3 का। तो बस इतना सा ही होगा। बस समझ आई जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो, या नहीं आई? रिलेशन बच्चों क्या होगा कि आपको जो भी 2 सेट दिए गए होंगे उनके बीच रिलेशन आपको दिया गया होता है। भाई वो ये बोल देगा कि ट्वाइस है या दोनों का सम है वो इवन, यानी इवन है, दोनों का योग सम होना चाहिए, या ओड हो, दोनों का सम यानी दोनों का योग विषम हो, ऐसा हो सकता है। या दोनों के दोनों प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या हो, या दोनों एक मल्टीपल यानी गुणज हो, या डिवाइजर हो, भाजक हो, या दोनों का योग, दोनों का सम कुछ फिक्स डिजिट को बनाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या दोनों के स्क्वायर का सम, या कुछ ऐसा कोई भी रिजल्ट देगा, सॉरी रिलेशन देगा, हमें उसके अकॉर्डिंग जो उसे सेटिस्फाइड करते हैं वो लेने हैं। क्लियर है? तो बच्चों इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको ये लिखा जाएगा कि रिलेशन ए और बी में आर इक्वल टू कुछ ऐसा होगा ऑर्डर्ड पेयर से ही, ठीक है, ए आर बी के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। और ए बिलोंग ए होगा और बच्चों बी बिलोंग क्या होगा, बी। अब कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ये डेफिनेशन तो ऑर्डर पेयर के जैसी ही है। भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि सर आपने जो डेफिनेशन लिखी है वो तो ऑर्डर पेयर के जैसी है, लेकिन बच्चों ऑर्डर पेयर के जैसी डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ऑर्डर पेयर में मैं ये वर्ड नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे ये जरूरी है, यानी ए आर बी जो हो वही लिखने हैं, यानी जिनका रिलेशन हो उन्हीं को लिखना है, बाकियों को नहीं लिखना। बात समझ आ रही है? यानी यहाँ पे बच्चों आप ऑर्डर पेयर ही लिखोगे, उन्हीं का सेट बनेगा, लेकिन ऑर्डर पेयर कौन से लेने हैं, जिनका रिलेशन हो
उन्हीं को लेना है, जिनका रिलेशन नहीं है उनको नहीं लेना। तो जो अभी एग्जांपल बताया था, यदि मैं उसको इसी तरीके से लिखूं, देखो तो यहाँ से देखो, सबसे पहले बच्चों ऑर्डर पेयर बनाता हूँ। यदि मैं ए क्रॉस बी लिखता हूँ तो सीधा मेरे पास क्या आएगा, जैसे ए मैंने सेट लिया था अभी 1 2 3, बी सेट लिया था 2 3 6, ठीक है। तो ये होगा 1 2 1 3 1 6, 2 का सभी के साथ करूँगा 2 2 2 3 2 6, 3 का सभी के साथ करूँगा 3 2 3 3 3 6, ठीक है। लेकिन यदि मैं ए और बी का मतलब ये ले लूँ जो b इक्वल टू 2a, तब बार क्या आएगा, b जो है वो a का ट्वाइस, क्या ये होता है? होता है। क्या 3 1 का ट्वाइस है, दुगने नहीं है, ये से सेटिस्फाई करेगा। 6 इक्वल 2 इंटू 1 नहीं होता, 2 इक्वल 2 इंटू 2 नहीं होता, 3 इक्वल 2 इंटू 2 नहीं होता, 6 इक्वल 2 इंटू 2 नहीं होता, 2 इक्वल 3 इंटू 2 ये भी नहीं है, 3 इक्वल 3 इंटू 2 नहीं है, 6 इक्वल 3 इंटू 2 ये है, तो 3 6 ले लो, ये रिलेशन हुआ। बात समझ आ गई? तो बच्चों देखो, है दोनों की दोनों बात एक जैसी सी ना, कि दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर आने हैं, ए और बी के आने हैं। फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा, सेकंड एलिमेंट बी का होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, वो डिफरेंस ये होगा कि ए क्रॉस बी में सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन रिलेशन के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जिनका रिलेशन हो, ठीक है। तो यहाँ से एक बात आप समझ सकते हो कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ठीक है। तो रिलेशन के अंदर बच्चों जो बातें, जो मैक्सिमम एलिमेंट है कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो बताइए बच्चों, रिलेशन समझ आया या नहीं आया? भाई रिलेशन क्या होता है, दो सेट के बीच रिलेशन कैसे बनेगा, क्या क्या उसकी प्रोसेस रहेगी, बात समझ आ गई बच्चों। दो सेट के बीच रिलेशन उनका ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होगा एक तरीके से, लेकिन एलिमेंट सिर्फ उन्हीं का कार्टेशियन होगा जो रिलेशन के अकॉर्डिंग हो, सारे नहीं आएंगे। हाँ, क्या पता रिलेशन ऐसा हो जो सारे हो जाए, लेकिन ज़रूरी भी तो नहीं है ना। तो जो सभी जिनका रिलेशन बने सिर्फ वो लेने, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही एक पार्ट मान लो इसको, इसका सबसेट ही क्या होता है, रिलेशन होता है। तो बच्चों बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ज़्यादा लोड में एक बार नहीं डालूँ कि मुझे पता है एक ऐसा टॉपिक है, नया है, और 11th क्लास के लिए बच्चों आपके लिए अलग ही चीज़ आ गई एक तरीके से, ठीक है। तो इसको ये मत समझो कि अलग है, लेकिन हाँ मानता हूँ अलग है, थोड़ा टाइम लग सकता है समझ आने में, हाँ, लेकिन आप इस वीडियो को रिपीट करके देखते रहो, बार बार देखोगे तो आपको बच्चों पक्का समझ भी आ जाएगा और अच्छी तरीके से तैयार भी हो जाएगा। और आपको भी पता है भी कोई भी चीज़ पढ़ने का मज़ा कब आता है, जब वो समझ आए तब मज़ा आता है। कई बार बच्चे कहते हैं सर को पढ़ने में मज़ा नहीं आया, क्यों मज़ा नहीं आया पढ़ने में, भाई अच्छा नहीं लगा, क्यों अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो आपको समझ नहीं आती तब अच्छा नहीं लगता। यदि कोई चीज़ है जो समझ आती है तो वो अपने आप इंटरेस्ट बन जाता है, उसमें समझ आएगी। तो बच्चों बस इंटरेस्ट बनाना आपको, समझ के जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे उतना ही ज़्यादा बेटर इसमें रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में।